सरिता जी ने अपने पड़ोसन विभा को कहा, रमा को देखो कैसी बहू पसंद की है अपने बेटे के लिए। कहाँ तो सूरज कितना उजाला सा और कहाँ यह बहू काली कलूटी। देखना मैं तो अपने प्रभास के लिए चांद सी बहू लाऊंगी। सरिता जी को अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुमान था। आज भी वो सबको बताते नहीं थकती थी कि जवानी के दिनों में कैसे उन्हें सब हेमा मालिनी बुलाया करते थे। आज भी वो घंटों बैठकर उपटन लगाने में गुरेज नहीं करती। प्रभास को जब माँ उपटन लगाने लगी तो उसने खींच कर कहा, क्या कर रही हो माँ? देख तुझे कितना ढल गया है तेरा रंग। जब से तू काम पर जाने लगा है जरा ख्याल रखा कर अपना, अब ज्यादा मत बोल। और उन्होंने प्रभास को उपटन लगाकर ही दम लिया। सरिता जी थोड़ा गुस्से में बोली, अरे पंडित जी देखिए, मेरे प्रभास के लिए गुणवती और चांद सी लड़की चाहिए। लगना चाहिए ना कि सरिता जोशी की बहू है। ये आप कैसे कैसे फोटो ले आते हैं। प्रभास बहुत ही समझदार लड़का था। पढ़ाई पूरी होते ही बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगा था। राकेश जी भी अब बहुत खुश थे क्योंकि जब से प्रभास साथ में आया है तो उनका बिजनेस दिन दूनी गति से तरक्की कर रहा है। राकेश जी ने सरिता से कहा, सुनो सरिता, यशवंत जी की बेटी की शादी है अगले हफ्ते चेन्नई में। तो मैं और प्रभास अगले इतवार को जा रहे हैं। तुम हम दोनों का सूटकेस पैक कर देना। यशवंत जी से इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं तो अब दोस्ती का ही नाता हो गया है। अच्छा, उनकी बेटी को देने के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर लाना तुम। अब दूसरों की शादी में ही जाओगे या अपने बेटे के लिए भी लड़की देखोगे? अगले महीने प्रभास 15 बरस का हो जाएगा। तुम्हें कोई पसंद आए तो ना। हर लड़की में कोई न कोई कमी निकाल ही देती हो। अब हर कोई हेमा मालिनी तो नहीं होता है। राकेश जी ने चुटकी लेते हुए कहा। सरिता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आप भी ना। अगले शनिवार दोनों शादी के लिए रवाना हो गए। यशवंत जी और राकेश जी सालों से एक साथ व्यापार कर रहे थे तो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शादी का इंतजाम बड़ी धूमधाम से किया था। बारात आने का समय हो गया था। अचानक ही शादी का माहौल गमगीन हो गया। जिस रास्ते से बारात आ रही थी वहां उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। घटना स्थल पर ही दूल्हे की मौत हो गई और रिश्तेदार भी घायल हो गए। जैसे ही ये खबर सुनी मातम का माहौल हो गया। राकेश जी यशवंत जी के पास ही खड़े थे। एक खबर सुनते ही वो गस खाकर गिर गए। प्रभास ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने कार निकाली और उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल में ले गया। यशवंत जी को हार्ट अटैक आया था पर समय रहते हॉस्पिटल पहुंच जाने की वजह से जान बच गई। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उनकी पत्नी ने बताया कि आज प्रभास की वजह से ही उनकी जान बची है। यशवंत जी ने प्रभास को बुलाया। उनके साथ ही राकेश जी भी थे। यशवंत जी की आंखों से आंसू बह निकले। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं जो आंसू बेटी की विदाई के लिए बचा के रखे थे। वो ऐसे बहेंगे सोचा नहीं था। बड़ी मुश्किल से तो उसकी सगाई हुई थी। इस हादसे के बाद तो बिल्कुल भूत बन गई है। ना कुछ खा रही है ना पी रही है, ऊपर से लोगों के ताने। अब कौन करेगा इससे शादी? यशवंत जी फपक कर रो पड़े। राकेश जी ने कहा, आप रोइए मत, ये हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था। फिर भी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ। यशवंत जी ने भरी आंखों से उन्हें देखा। एक बार फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही दिन प्रभास और निशा की शादी हो गई। उसी दिन वो लोग फ्लाइट से वापस घर के लिए रवाना हो गए। दरवाजे की घंटी बजी। सरिता जी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान हो उठी। निशा बेटी, इनके पांव छुओ, ये तुम्हारी सासू माँ है। राकेश जी ने जैसे ये शब्द बोले सरिता पर तो मानो पहाड़ गिर गया। वो गस खाते खाते बची। राकेश जी प्रभास उन्हें अंदर ले गए। कमरे में आती हुई आवाजें निशा को सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। राकेश जी ने कहा, प्रभास तुम निशा को कमरे में लेकर जाओ। नहीं, वो काली कलूटी बदसूरत लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। जहाँ से लाए हो छोड़कर आओ। इसे ये मेरे बेटे की बीबी नहीं बन सकती। सरिता जी आक्रोश में बोली, जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकती सरिता।
परिस्थितियों को समझो। अगर वो हमारी बेटी होती तो। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम जाओ बेटा, राकेश जी ने कहा। प्रभास निशा को लेकर कमरे में चला गया। सरिता जी पूरी रात खून के आंसू रोती रहीं। क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने अपने बेटे के शादी की, अपनी बहू की, मगर अब सब खाक हो गया। निशा अपने नाम सरीखी ही थी, श्याम वर्ण, छोटा सा कद, चेहरे पर हल्के दाग। शायद यही कारण रहा कि यशवंत जी उसकी शादी के लिए ज्यादा परेशान थे। वही प्रभास लंबा चौड़ा, गौरवर्ण, किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं लगता। अगले दिन निशा जल्दी उठकर चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आई। निशा ने कहा, मम्मी जी चाय। सरिता जी ने सरसरी निगाह से देखा और कप उठाकर फेंक दिया। निशा सन्न रह गई। निशा जितनी कोशिश करती उन्हें खुश करने की, वो उतना ही कठोर रुख उसके प्रति अपनाती। अपने मीठे स्वभाव की वजह से कुछ ही दिनों में उसने प्रभास और राकेश जी का दिल जीत लिया। आज फिर जब सरिता जी ने निशा को बेवजह झिड़क दिया, निशा अपने आंसू रोक नहीं सकी। प्रभास ने पूछा, क्या हुआ? निशा ने नजर झुकाकर कहा, कुछ नहीं। वो जरा आंख में कुछ चला गया। इधर देखो, सुनो, मैं सब जानता हूँ, पर कुछ नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। प्रभास ने निशा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं जानती हूँ मैं आपके लायक नहीं हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। मम्मी जी की हालत में समझ सकती हूँ, वो गलत नहीं है। किसने कहा तुम अच्छी नहीं हो? तुम तो बहुत अच्छी हो। जिस तरह हमने तुम्हारी अच्छाई को पहचान लिया है, वैसे ही एक दिन माँ भी पहचान लेंगी। एक कहकर प्रभास ने निशा को गले लगा लिया। सरिता जी का गुस्सा दिन व दिन बढ़ता ही रहा। उन्होंने हर संभव प्रयत्न किए उसे परेशान करने के लिए, पर निशा ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। घर का सारा काम वो उससे करवाती, हर काम में गलती निकालती, पर निशा चुपचाप सहती रही। बुरा न मानो होली है। निशा ने नींद में सोए प्रभास के गालों पर होली के रंग लगाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। प्रभास ने उसके हाथ से रंग लिया और निशा को पूरा रंग दिया। निशा तैयार होकर रंग की थाली लेकर नीचे गई। पापा जी हैप्पी होली। निशा ने उनके सिर पर तिलक लगाया। हैप्पी होली बेटा, जिंदगी का हर रंग यूं ही तुम्हारे चेहरे पर खुशियां लाए, सदा खुश रहो। राकेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हैप्पी होली मम्मी जी। निशा ने सरिता जी को भी तिलक लगाते हुए कहा। सरिता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम बहू को रंग नहीं लगाओगी क्या? आखिर पहली होली है उसकी। सरिता जी ने व्यंग के साथ कहा, काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता है जो इसे रंग लगाऊं। निशा की आंखें फिर से गीली हो गई, पर वो कुछ नहीं बोली। पास ही पार्क में होली का आयोजन था, सब वहीं चले गए। सरिता जी को तबीयत थोड़ी नासाज लगी तो वो उठकर चली गई। निशा ने जब मम्मी जी को अकेले घर की तरफ जाते हुए देखा, वो प्रभास के पास गई। सुनिए, मम्मी घर गई हैं, मैं भी जाती हूँ। प्रभास ने कहा, ठीक है। सरिता जी को थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। उन्होंने सोचा वो नहा लेती हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस करेंगी। उन्होंने बाथरूम में गीजर का स्विच जैसे ही ऑन किया, अचानक से उसमें करंट प्रवाहित होने लगा। गीले हाथों की वजह से उन्हें जोरदार झटका लगा। वो जड़वत होकर उसमें चिपक गई। निशा ने दरवाजे से जब सरिता जी की ये हालत देखी, वो भाग कर आई। सूझबूझ दिखाते हुए उसने पास ही पड़े लकड़ी के डंडे से उन्हें अलग किया। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। मम्मी जी आप ठीक हैं? उनकी आंखें खुली तो देखा निशा कुछ बुदबुदा रही है। सुनिए, मम्मी जी को होश आ गया है, निशा चिल्लाई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर, राकेश जी, प्रभास सब आसपास थे। डॉक्टर ने सरिता जी का चेकअप किया। यकीन मानिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ पर समय पर ले आया गया, वरना जान भी जा सकती थी। वो तो शुक्र है कि आपकी बहू ने बहुत समझदारी से काम लिया, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। सरिता जी की नजरें शर्म से झुक गई। उन्होंने निशा को अपमानित करने का कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। फिर भी निशा ने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने निशा की सूरत देखी, पर उसकी सीरत नहीं। उसकी अच्छाइयों को उन्होंने हमेशा अनदेखा किया। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। निशा ने उन्हें हमेशा माँ का दर्जा दिया, पर आज उन्हें लग रहा था
क्या वो वाकई माँ कहलाने के लायक है? इस सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ मम्मी जी, आपको दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको निशा, सरिता जी निशा का हाथ पकड़कर बोली। उनकी आंखों से आंसू की एक लकीर बह निकली। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, तुम्हारा अपमान किया, पर मैं आज समझ गई कि तुम काला रंग हो तो क्या हुआ। मैं भूल गई थी कि ये वो रंग है जो किसी पर एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं। इसी तरह आज अपनी अच्छाइयों से तुमने मेरे आंखों पर बंधी काली पट्टी उतार दी। कृष्ण के काले रंग ने दुनिया को अपने बस में कर लिया था और आज तुम्हारी अच्छाई ने मुझे जिंदगी भर का कर्जदार कर दिया है। इतना कहते कहते सरिता जी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। निशा ने सरिता जी को गले से लगा लिया। आज की होली उसके लिए सच में सार्थक हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।